हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं हिस्ट्री डोमेन का पेपर जो सीयूईटी 2024 में यूजी में पूछा गया था। और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर भी आए थे, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका एनालिसिस आप लोगों को नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल जो डोमेन का पेपर आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर जो डोमेन का पेपर आएगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। एनालिसिस एक्चुअली आप लोगों को एक आइडिया तो दे देता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछ रहे हैं ये लोग, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पढ़ के जाने हैं। जैसे एक चीज जो मैं देख रहा था जब एनालिसिस हम लोग बना रहे थे, कि पिछले साल के ऑप्शंस में से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आ गए इस साल। जैसे सपोज करो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान के चलो कि सबको पता है कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा, है ना। चलो, इसमें तो स्टेटमेंट्स आ गई आपके पास। तो स्टेटमेंट में से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, चलो वो तो आंसर हो गई। बट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से होगी ना, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कल को क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो बहुत सारे एनालिसिस इस तरीके से हम लोगों ने करे। मैं आपको बताऊंगा भी कि लास्ट ईयर में मैंने कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो इस साल क्वेश्चन बनकर आए, कौन से ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं एनालिसिस की इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी कोई एनालिसिस की वीडियो आपके पास आएगी, उसको आप बहुत आराम से और जल्दी देख लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। एक अच्छी प्रिपरेशन ही आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकती है सीयूटी में। और सबको पता है कि एक अच्छा कॉलेज आपके करियर को बहुत अच्छा किक स्टार्ट दे सकता है ना। और इसका कोई चार्ज भी आपको नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब ने आपको दे रखा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ अवेलेबल है। कोई फ्री गाइडेंस अगर आपको सीयूटी क्लैट की चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, यू गाइस कैन गो अहेड। कोई चार्ज आपको उसका पे नहीं करना है, हम लोग काउंसलिंग के कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2024 सीयूटी पेपर, वो ये यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर उसने ये बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहला उसने ये बोला कि हड़प्पन सील जो है, इट वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही है यार, ये बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं हड़प्पन सील के बारे में बात करता हूं, तो अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि उस समय पेपर वगैरह तो डिस्कवर हुआ नहीं था, तो हड़प्पन सील पर ही ये लोग अपनी राइटिंग्स को लिखा करते थे। और हड़प्पन सील के ऊपर ही हम लोगों को हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है। और अगर हमने थोड़ा बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हो, तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसको पिक्टोग्राफिक कहा गया है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि सर ये लोग स्क्रिप्ट के ऊपर किसी भी सिंबल का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग सिंबल का यूज कर ही नहीं रहे हैं। ये सिंबल की जगह जो चीज यूज कर रहे हैं वो है, सॉरी, ये वर्ड का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। ये वर्ड की जगह जो चीज यूज कर रहे हैं वो सिंबल है। तो इसलिए हड़प्पन स्क्रिप्ट तो काफी पिक्टोग्राफिक थी। तो ये तो समझ में आता है, और बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सेकंड स्टेटमेंट वो बोलता है कि हड़प्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोज अनेबल टू रीड इट। यार ये बात तो सच है कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हम लोगों को हड़प्पन सील के ऊपर मिली तो है, बट इट इज नॉट डिसाइफर्ड येट। नॉट डिसाइफर्ड, पढ़ी तो नहीं गई है ना अभी तक। और हड़प्पन स्क्रिप्ट के पढ़े ना जाने के पीछे रीजन ये है कि सर अगर ये वर्ड यूज कर लेते ना थोड़ा बहुत, तो समझ में आ सकता था। हमारे पास कोई डिक्शनरी भी तो नहीं है ना, जिस डिक्शनरी को देखकर हम ये समझ ले कि इनके हर एक सिंबल का मतलब क्या होता था। ठीक है, ये बहुत ही हाई एंड लोग थे, बट इतना भी हाई एंड नहीं होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन आपको समझ ही ना पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर सी को यहाँ पर देखिए। ये बोल रहा है कि हड़प्पन सील हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी कि स्क्रिप्ट तो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आप उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं जहां पर सिंबल्स यूज होते हैं, नॉट वर्ड्स। सिंबल्स यूज होते हैं, नॉट वर्ड्स। और ये संस्कृत लैंग्वेज कहां से आ गई? संस्कृत लैंग्वेज कहां से आ गई हड़प्पा में? हड़प्पा में कोई संस्कृत लैंग्वेज, कोई संस्कृत स्क्रिप्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर सी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। उसके बाद वो बोल रहे हैं हड़प्पन सील्स हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। सर ये दोनों लैंग्वेज भी अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिस्कवर नहीं हुई है। हमें तो यही नहीं पता कि हड़प्पा की लैंग्वेज क्या थी। हम तो केवल हड़प्पन की स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक बोल देते हैं, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये लोग बोलते क्या थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे ये लोग।
क्योंकि जो इन्होंने लिखा वो तो अभी तक पढ़ा गया नहीं। तो मैं हड़प्पा की स्क्रिप्ट को नहीं पता कि वो हड़प्पन लैंग्वेज संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, वो थी क्या। वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाते हैं। एंड स्टेटमेंट नंबर ई क्या बोलता है कि हड़प्पन सील शो वाइडर स्पेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो, कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। आप स्क्रिप्ट को राइट से लेफ्ट लिखते थे, जैसे नॉर्मली हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना। दीज गाइज दे यूज टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और बेटा इस स्टाइल को जिस स्टाइल में, जिस स्क्रिप्ट में राइट से लेफ्ट लिखा जाता है ना, इस स्टाइल को बॉस्टोफेडन कहते हैं। हो सकता है वो आप लोगों से पूछ ले, द स्क्रिप्ट इन विच यू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, what is this style of writing? This is called Bostophadan style of writing. तो हड़प्पन्स यहाँ पर बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज करते थे, मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए, बी और ई स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रही है, और उसके हिसाब से ऑप्शन विच इज करेक्ट, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सर लिस्ट को मिलाओ। चलो एक बार देख लेते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो राजा अशोक ने अपने आप को क्या बोला था कि आई एम द बिलवर्ड ऑफ गॉड्स, आई एम द बिलवर्ड ऑफ गॉड्स। और बिलवर्ड ऑफ गॉड्स को राजा अशोक ने यहाँ पर पिया दासी बताया था, देव नाम पिया, पिया दासी, आई एम द बिलवर्ड ऑफ गॉड्स। और यहाँ पर पिया दासी का मतलब क्या है, आई एम द लव्ड स्लेव ऑफ गॉड, या ये मान के चलिए कि आई एम द बिलवर्ड ऑफ गॉड्स। एंड पिया दासी का मतलब क्या है कि आई एम द मोस्ट फेवरेट स्लेव ऑफ गॉड। देव नाम पिया, पिया दासी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट यूज करी थी अशोक ने। तो यहाँ पर बी जो है इसका तो हो जाता है नंबर 1। अशोक ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट अपने नाम के आगे लगाई, दैट इज पिया दासी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किस इंसान ने बताया था कि अशोक अपने आप को कभी भी अशोक कहकर पुकारता ही नहीं था, अशोक ने अपने समय पर जितनी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई है ना, उन सभी इंस्क्रिप्शंस में राजा अशोक ने कभी अपना नाम यूज किया ही नहीं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ अशोक, ही हैज ऑलवेज यूज्ड टू वर्ड्स, दैट इज पिया दासी एंड देव नाम पिया। एंड हु टोल्ड अस कि राजा अशोक नेवर यूज्ड हिज नेम इन हिज स्क्रिप्ट्स। तो जिस आदमी ने ये हमको बताया ना, उसका नाम है जॉन मार्शल। सॉरी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं यहाँ पर, नॉट जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मिस्टर जेम्स जो प्रिंसेप है, ये आप लोगों को बताते हैं कि अशोक ने अपने नाम के आगे कभी अशोक यूज किया ही नहीं। इंस्टेड ही यूज्ड टाइटल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज रियल नेम। तो अब मैं कुशानों की तरफ चलता हूँ। कुशानाज, इन लोगों ने हमेशा अपने आप को देवों का गॉड, सॉरी, इन्होंने हमेशा अपने आप को देवताओं का बेटा बताया। यहाँ पर देव पुत्र का मतलब है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड या सन ऑफ गॉड। ये वो स्टेटमेंट है जो कुशानों ने हमेशा अपने साथ यूज करी। तो कुशान एम्पायर या कुशान राजा हमेशा अपने आप को देव पुत्र कहते थे। बेटा ये बड़े बड़े टाइटल यूज करके ना आप लोग सोसाइटी में जनरली लेगेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये दो चीजें भी पता है तो भी चलेगा, बट फिर भी हम लोग एक बार आगे डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हरिसेन, हरिसेन और समुद्रगुप्त आपस में कनेक्टेड है। जो हरिसेन है वो राजा समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट है, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी है। यहाँ पर प्रशस्ति का मतलब क्या होता था मैं ये भी बता दूं। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो इस प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि हम लोगों को प्रयागराज प्रयागराज के एक स्टोन पिलर के ऊपर खुदी हुई मिली है, जिस प्रशस्ति में, जिस इंस्क्रिप्शन में राजा समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्केस्ट के दिखा रखा है। मिलिट्री कॉन्केस्ट मतलब उन्होंने अपने नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को हराया, समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया, इफ यू रिमेंबर दैट। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर हमने राजा समुद्रगुप्त की तारीफें करी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से कनेक्टेड है, और हरिसेन को मैं यहाँ पर कोर्ट पोइट बोलूंगा, क्योंकि समुद्रगुप्त के साथ कोर्ट पोइट तो जान ही रहा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ कोर्ट पोइट चल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति चल रहा है। तो आपके पास कोड है 2143।
2143, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. दिस इज हाउ यू आर फाइंडिंग द करेक्ट आंसर्स. यहाँ पर हालांकि मैंने आपको सब कुछ ही एक्सप्लेन किया है. अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग ऊपर के दो भी जानते होते अगर, तो आराम से आप आंसर पता कर सकते थे. अगर आपको ऊपर के दो ऑप्शंस का भी आंसर पता था तो बाकी के दो भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी. चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि मुझे उस साइट के बारे में बताइए. नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज डिस्कवर्ड. आपका चैप्टर ही बताता है कि 1921 में इस साइट को ढूंढा गया था दयाराम साहनी के द्वारा. दयाराम साहनी इज द एक्सकवेटर ऑफ दिस साइट. वी आर टॉकिंग अबाउट सर दयाराम साहनी. एंड इफ यू रिमेंबर दैट, तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा, ये वो जगह है जिसके नाम पर आज हम सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. तो पहली साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की 1921 में हड़प्पा ही डिस्कवर हुई. ठीक है जी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये मैच द फॉलोइंग हम लोगों के पास आ गया. यहाँ पर मैं सबसे पहले तो सर वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिसके बारे में मुझे पता है, जिसके बारे में आई एम ऑलरेडी अवेयर. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया. मुझे ये पता है कि कॉलिन मैकेंजी ने यहाँ पर हम्पी का एक मैप बनाया था. हम्पी क्या है? विजयनगर की कैपिटल है. तो यहां पर मुझे ये देखना है कि कॉलिन मैकेंजी ने, पहली बात तो ये हम्पी सिटी विजिट कर रहे थे सबसे पहले ईयर 1800 में. तो कॉलिन मैकेंजी विजिटेड हम्पी सिटी इन द ईयर 1800. तो मुझे ये पता है कि इन चारों में से कॉलिन मैकेंजी के साथ ऑप्शन नंबर सेकंड जा रहा है. और ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शंस में मुझे दे रखा है. इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में से कोई एक होगा. ठीक है जी. अब मैं आगे बात कर रहा हूं. इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आप यहाँ पे जॉन मार्शल के बारे में आ रहा है. जॉन मार्शल के बारे में भी मैं ये जानता हूं कि इसने विजयनगर एम्पायर में कंजर्वेशन के सारे काम, कंजर्वेशन से जुड़े हुए सारे काम विजयनगर एम्पायर में वो जॉन मार्शल के टाइम पर हुए थे. जब जॉन मार्शल कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ बन के इंडिया में आए थे. तो यहाँ पे कंजर्वेशन वाला पॉइंट कौन सा है, वो मैं जॉन मार्शल के साथ जोड़ दूंगा. दैट इज पॉइंट नंबर 3. तो जॉन मार्शल के साथ विजयनगर का कंजर्वेशन का पॉइंट जा रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन से ऑप्शन में बी का 3 है. बी का 3 आपको केवल सेकंड ऑप्शन में वैसे मिल रहा है. आंसर मिल चुका है वैसे आप लोगों को, बट मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर ढूंढे जाते हैं. उसके बाद अब हम लोग बाकी के सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ के बारे में. क्या अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ने हम्पी का डिटेल्ड फोटोग्राफी किया था? बिल्कुल किया था. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेल्ड फोटोग्राफी ऑफ हम्पी सिटी. ठीक है. और हम बात करते हैं जे एफ फ्लीट के बारे में. तो जे एफ फ्लीट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन द टेम्पल वॉल्स. So this person is responsible for documenting the inscriptions on temple walls. This is Mr. John, sorry, this is Mr. J.F. Fleet. इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखना. अच्छा बेटा, विजयनगर के बारे में पिछले साल भी क्वेश्चन आया था. विजयनगर में हम लोगों ने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखे थे. तो विजयनगर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अगले साल भी आप लोग विजयनगर के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चैप्टर नंबर 7 है मेरे हिसाब से, वो विजयनगर, द इंपीरियल सिटी विजयनगर. तो उसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा. अच्छा, फोर्टिफिकेशन वॉल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए थे, बट हो सकता है इस साल फोर्टिफिकेशन वॉल्स पर क्वेश्चन आए. ये लोग ट्रेवलर्स के ऊपर क्वेश्चन पिछले साल भी लेकर आए थे. हालांकि इस बार भी हम लोग कुछ एक क्वेश्चन ट्रेवलर्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि विजयनगर में सबसे अच्छी चीज क्या है कि ट्रेवलर्स बहुत आए. और देखो आ भी गया. ये सारे ट्रेवलर्स आप लोगों को मैच करने हैं. आइए बात कर लेते हैं. सबसे पहले है दुआर्ते बारबोसा. मुझे पता है दुआर्ते बारबोसा कहाँ से आ रहा है. दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम पोर्तुगल. तो दुआर्ते बारबोसा जो है ये पोर्तुगल से आ रहे हैं. उसके बाद मार्को पोलो की बात कर लेते हैं. मार्को पोलो, दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम इटली. दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम इटली. फिर इब्न बतूता की बात करो, ये मोरोकन ट्रेवलर है. तो इब्न बतूता इज कमिंग फ्रॉम मोरोको. हालांकि ऊपर के दोनों ट्रेवलर जो है ये विजयनगर एम्पायर में आ रहे हैं. और अगर मैं इब्न बतूता के बारे में बात करूं तो दिस मैन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. अगर हम इब्न बतूता के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो वो ट्रेवलर वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि इनकी बुक का नाम रिहाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अरेबिक में लिखी हुई है. एंड दिस मैन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये इंडिया आते हैं. और इन्होंने अपनी बुक रिहाला में वो पान का पत्ता, बीटल लीव्स और वो कोकोनट ट्री को
पाम ट्री के साथ कंपेयर किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। तो दिस इज इब्न बतूता, हु इज अ मोरक्कन ट्रेवलर। उसके बाद आपके पास आ रहा है एंटोनियो। नाउ वी हैव एंटोनियो। दिस मैन एंटोनियो इज कमिंग फ्रॉम स्पेन। ऐसा ही है, दिस मैन एंटोनियो इज कमिंग फ्रॉम स्पेन। हाँ जी, तो एंटोनियो जो है ये स्पेन से आ रहा है, दिस इज सेकंड। तो मुझे अब देखना है यहाँ पर 3412 क्या है। 3412 कोई ऑप्शन है? दुआर्ते बारबोसा पोर्तुगल से आ रहे हैं, 3412। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का, 3412, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच वी आर गेटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप लोगों से पूछी जा सकती है कभी के बाद, ये ट्रेवलर्स में, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, तो जब हम लोगों ने इब्न बतूता इस ट्रेवलर में, मतलब इस चैप्टर में पढ़ा था, तो इस में हम लोगों ने एक एल बेरूनी के बारे में भी लिखा था। एल बेरूनी के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, और इब्न बतूता के बारे में तो हम लोगों ने खास करके ये लिखा है कि इसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो बेटा अगर आपको इब्न बतूता के बारे में भी केवल पता था ना, इसके बारे में केवल इब्न बतूता की ये मोरक्को से आता था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में सी का आंसर 1 दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में आपने सी का 1 नहीं लगाया। तो वैसे कभी के बार ऑल यू रिक्वायर इज जस्ट द माइंड, लॉजिकल माइंड, उसको भी अप्लाई करेंगे तो इतना टाइम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दोबारा मैच द फॉलोइंग्स आ रहा है, और ये मैच द फॉलोइंग्स को क्यों दे रहा है इस बार भर भर के? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा आप लोगों से, तो वो एक में 4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक्स को थॉरोली नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए पाटलिपुत्र की बात करते हैं। बेटा पाटलिपुत्र, पहली बात तो ये पटना है, और ये कैपिटल है बिहार की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है पटना। प्रेजेंट डे ऑफ द प्रेजेंट डे नेम ऑफ पटना इस पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, और अगर एक ऑप्शन 3 है तो मुझे केवल यहाँ पर ऑप्शन छांट लेने हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर होगा, नहीं तो 4 आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में ही ए का आंसर जो है वो 3 दिखा रखा है। दैट्स इट, ये तो हमको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इज द प्रेजेंट डे ऑफ पटना, ये नाम है पाटलिपुत्र। इसके बाद राजगृह की बात करते हैं। बेटा राजगृह है, वैसे तो ये गाहा नहीं है, दिस इज राजगृह। मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं एक बार। अगर थोड़ा बहुत आप लोग मौर्यन डायनेस्टी को ढंग से पढ़कर आए हैं, तो राजगृह यूज टू बी द राजगृह इट यूज टू बी द अर्लियर कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और राजगृह का एक नाम और है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज गिरिव्रजा। कभी के बार ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। राजगिर है वैसे तो आज इसका नाम, गिरी व्रजा, दिस इज ऑल्सो नोन एज गिरिव्रजा। तो ये राजगिर के नाम से भी फेमस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज गिरिव्रजा। तो ये कभी के बार आप लोगों से यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं कलिंग। बेटा कलिंग हम लोग अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, हम नेशनल एंथम में भी इसका नाम लेते हैं। उत्कल कल, जो उत्कल वर्ड आप यूज करते हो ना नेशनल एंथम में, उत्कल कल बंगा, उसमें उत्कल नाम जो आप यूज कर रहे हो वो उड़ीसा के लिए यूज कर रहे हो। तो उड़ीसा के नाम बड़ी बार चेंज होते हैं, 3 बार चेंज हुए। सबसे पहले तो उत्कल ही था, सॉरी सबसे पहले कलिंग था। ये कलिंग से चेंज होकर उत्कल हुआ, उत्कल से चेंज होकर उड़ीसा हुआ, उड़ीसा से फिर चेंज हुआ और उड़ीसा हो गया। तो कलिंग इज द प्रेजेंट नेम ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर कलिंग के लिए ऑप्शन नंबर 2 अपन लगा देते हैं, और राजगृह के लिए प्रेजेंट, दिस इज अ प्राकृत नेम ऑफ राजगिर। समझ में आ गया, दिस इज 1। और अर्थशास्त्र, ये तो सभी को पता है कि कौटिल्य ने लिखी थी, तो इसका डी का आंसर नंबर 4 हो गया। तो मुझे कोड देखना है 3124, 3124। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बेटा 7 क्वेश्चन के लिए। 7 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मुझे करेक्ट स्टेटमेंट यहां से बाहर निकालनी है। सबसे पहले तो मैं आपको महाभारत के बारे में बता दूं, महाभारत को राइट वाल्मीकि ने नहीं किया है,
वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। ही इज नॉट द राइटर ऑफ महाभारता। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी है। तो यहाँ पर वाल्मीकि नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वेद व्यास होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो जहां जहां पर बी आंसर में सही लगा रखा है, जहां जहां पर करेक्ट ऑप्शंस में आपको बी दे रखा है, वो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अगर आपको ये भी पता था कि महाभारत के राइटर वेद व्यास है, अगर आपको बस इतना भी पता था, तो बेटा आप इसका आंसर बहुत आराम से निकाल सकते थे। अगर आपको इतना भी पता था कि महाभारत के राइटर वेद व्यास जी है। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन नंबर वन में भी बी को करेक्ट दिखा रखा है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ऑप्शन नंबर थ्री में भी बी को सही दिखा रखा है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर फोर में भी बी को सही दिखा रखा है, जो कि गलत है। बचा क्या? केवल एक ही आंसर बचा सर। हेंस वी हैव फाउंड द आंसर। बट फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, ताकि आगे अगर इनकरेक्ट ऑप्शंस में से भी कुछ पूछ ले वो, तो हम सर इसका आंसर तो बता पाए कि महाभारत में 1 लाख से ज्यादा वर्सेस हैं। बिल्कुल करेक्ट है। V.S. Sukhthankar is associated with preparing the critical edition of महाभारत। महाभारत आज की डेट में आपको जैसी दिखती है, उसको प्रिपेयर करने का सारा के सारा काम V.S. सुकथांकर ने किया। सर बिल्कुल ठीक है। और इन भाई साहब को 47 साल लग जाते हैं महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को पूरा करने में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और मुझे आप लोगों को अब ऑप्शंस में यह बताना है कि V.S. सुकथांकर ने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को शुरू कब किया था। इन विच ईयर ही स्टार्टेड मेकिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ये तो समझ में आता है कि ही टुक 47 years, बट इन विच ईयर ही स्टार्टेड द वर्क एंड इन विच ईयर ही कंप्लीटेड द टास्क। ये आप लोगों को मुझे ऑप्शंस में बताना है। And option number E, the critical edition of Mahabharata ran into over 13,000 pages. Even this option is also correct. तो ऑप्शन ए, सी, डी, ई, ये चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर मैच द फॉलोइंग्स को पूछ रहा है। बिल्कुल दिमाग घूम जा रहा है बेटा। आप सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ना, बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं। इसको वंशा मत पढ़िएगा, ये एक्चुअली में वंश बोल रहा है। इसको हिंदी में वंश कहते हैं। वंश आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी फैमिली को कहा जाता है। तो वंश इज द वर्ड यूज फॉर योर फैमिली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं यहां पर किसी से मैच करूं, तो मैं सेकंड से मैच कर सकता हूं। वंश कैन बी कनेक्टेड विद फैमिली। फिर बात करते हैं जन की। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने महाजनपद पढ़ा हुआ है। महाजनपद क्या था सर? महाजनपद में हर एक चीज का मतलब है। महा का मतलब लार्ज, जन का मतलब लोग, पद का मतलब सेटल। तो जहां पर एक एक बड़े से जगह पर, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ सेटल हो जाए, उसी जगह को महाजनपद कहते हैं। तो यहाँ पर जना को मैं किसके साथ जोड़ सकता हूँ? लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक के साथ जोड़ सकता हूँ। फैमिलीज के साथ तो मैंने पहले ही जोड़ दिया है वंश को। क्या पीपल के साथ जोड़ सकता हूँ, या लीनेज के साथ जोड़ सकता हूँ? किसके साथ जोड़ूं? तो बेटा अगर यहां पर हम लोग किसी के साथ, किसी के भी साथ इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात, जना को आप अच्छे से जोड़ सकते हैं लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक के साथ। लोगों के साथ मत जोड़ देना इसको, क्योंकि और भी है यहाँ पर। तो लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक के साथ आप जन को जोड़ सकते हैं। तो जन इज वन, लार्जर मतलब। और इससे बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया तो यही जन कल को महाजनपद क्रिएट हो जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जाति आ गया। जाति क्या हो गया सर? जाति के लिए मेरे पास अब दो ऑप्शन है। या तो मैं पीपल के साथ जाति को जोड़ूं, नहीं तो लीनेज के साथ जाति को जोड़ूं। किसके साथ जोड़ूं जाति को? तो अगर हम जाति को देखें, जाति को देखें तो मेरे हिसाब से अगर मैं वंश को लीनेज के साथ जोड़ूं, ठीक है, जन को जोड़ूं मैं लोगों के साथ, पीपल के साथ, जाति कैन नॉट बी कनेक्टेड। जाति इज अ लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, हो सकता है। एंड कुल, कुल कैन बी यूज फॉर फैमिलीज। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर वंश का मतलब फैमिली तो है, बट यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट वंश होता है कि राजा कौन बना, इसके बाद राजा कौन बना। तो एक बार इसको दोबारा से करेक्टली एक बार बिठा लेते हैं। मेरे हिसाब से वंश को मैं लीनेज के साथ जोड़ूं तो ज्यादा करेक्ट होगा।
लीनेज होता है ना, जैसे अब मुगल वंश के बारे में बताइए, तो सबसे पहले राजा बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। तो ये लीनेज ही तो हो गया ना आपकी फैमिली का। तो हाँ, तो वंश तो लीनेज के साथ कनेक्ट हो गया। जन को मैं लोगों के साथ जोड़ सकता हूँ। महाजन हो गया तो बहुत बड़ा जन हो गया। तो जन मतलब लोग ही तो हो गए। अगर आपको याद आ रहा हो, महाजनपद में जन का मतलब पीपल ही तो था, महा का मतलब लार्ज। तो यहाँ पर जन को लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। जाति तो किन्फोक के साथ ही जुड़ी हुई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एंड कुल, कुल एक वर्ड है जो हमेशा फैमिली के लिए यूज होता है वैदिक टाइम से। वैदिक टाइम से हम लोग कुल देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं हम लोग। जब भी कोई शुभ काम करने वाले होते हैं तो हमेशा कुल देवों की पूजा होती है। अच्छा, कुल देवों की पूजा क्यों करते हैं? तो कहा जाता है जिन लोगों ने आपकी फैमिली स्टार्ट कर, उन लोगों को कुल देवता कहते हैं। तो कुल इज एक्चुअली योर फैमिली। तो 1 2, सॉरी 2 1 4 3, 2 1 4 3 में ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं इससे पहले ऑप्शन नंबर, हाँ मैं गलत लगा रहा था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोबारा मुझे यहाँ पर मैच करनी है चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर यहाँ पर देखूं, सबसे पहले यहाँ पर, ये एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। मतलब कहा जाता है कि अपनी अपनी जगह को फेमस करने के लिए ये चीजें यहाँ पर आती है। जैसे जिस जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, एक गाना है जिसका मतलब है जिसने आज तक कभी लाहौर नहीं देखा, इसका मतलब उसका जन्म ही नहीं हुआ। ये गाना गाया किसने है? जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ये गाना गाया है गोविंद निल्हानी ने। निल्हानी, गोविंद निल्हानी इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। इसको एक बार देख लीजिए। जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है तमाश। तमाश के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं इसका एक करेक्ट आपको जो करेक्ट चीजें हैं उसको एक बार आपके सामने रख देता हूँ कि ये टाइप थोड़ा सा गलत किया हुआ है। ये जिस नहीं है, ये जिन है। जिन ना, मतलब जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मतलब जिसने आज तक लाहौर नहीं देखा है वो, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो इसकी इसके ऊपर बुक है और इसके ऊपर कहा जाता है कि गाना भी गा रखा है। वैसे तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये है गोविंद निल्हानी। गोविंद निल्हानी जी का ये सॉन्ग था। इसके बाद आगे चल रहे हैं। कहा जाता है ये पार्टीशन लिटरेचर है, सारी की सारी पार्टीशन लिटरेचर है। और ये जो फिल्म्स हैं, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करती है। नोटेबली इसमें से कई सारी जो फिल्म्स है वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमी, इंग्लिश, इन सब में एग्जिस्ट करती है। तो जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर में आप लोग देखेंगे। गोविंद नील सॉरी नी हलानी जी ने ये गाना और ये पूरा की पूरा मूवी जो है ये डायरेक्ट किया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है तमाश। अगर हम तमाश के बारे में बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तमाश इज कनेक्टेड विद हबीब तनवीर। तमाश इज कनेक्टेड विद हबीब तनवीर। उसके बाद यहाँ पर है गरम हवा। गरम हवा, दिस इज कनेक्टेड विद ऋत्विक, ऋत्विक घटक, ऋत्विक घटक। गरम हवा इज कनेक्टेड विद ऋत्विक घटक। एंड मेघा, मेघा धाका तारा, ये मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है MS सथियु ने। तो दिस इज हाउ ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पार्टीशन लिटरेचर है। पार्टीशन के समय बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे गाने लिखे गए थे। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमी, इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट किया गया था। तो उसी को ये लोग मिलाने की बात कर रहे हैं। मेघा धाका तारे बात करते हैं तो MS सथियु ने इसको डायरेक्ट किया है। गरम हवा की बात करें तो इट इज कनेक्टेड विद ऋत्विक घातक। तमाश इज कनेक्टेड विद हबीब तनवीर। एंड जिन लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं, दिस इज कनेक्टेड विद गोविंद निल्हानी। तो इस तरीके से 4 3 2 1, 4 3 2 1 के साथ ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हो सकता है जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर ढंग से ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस में इनकी फोटोज दिखा रखी है, मुझे याद आ रहा है। वो ढंग से नहीं देखी होगी तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा।
फिर यहाँ पर वो बोल रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट विमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिकुनी। आपको बता दूं, महाप्रजापति गौतमी का नाम आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध से कनेक्टेड है, और गौतम बुद्ध के एक बहुत ही फेवरेट डिसाइपल और बहुत अच्छे फ्रेंड है उनके, आनंद। तो यहाँ पर कहते हैं जब गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था, संघ का मतलब होता है एक मोनेस्ट्री, जहां पर घर छोड़ने के बाद जितने भी मॉन्क्स हैं वो सब एक साथ रहेंगे। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, नॉट संघ, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फेमस डिसाइपल आनंद। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ना एक सख्त नियम ये बता दिए थे या बना दिए थे कि संघ में कभी भी औरतों की एंट्री नहीं होगी, कभी भी औरतों की एंट्री नहीं होगी। कहा जाता है कि आनंद की बहुत बार बोलने पर, आनंद के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद, महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की फोस्टर मदर भी है, शी इज द फोस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध की तो मदर इनको जन्म देते ही शी डाइड। तो गौतम बुद्धा का पूरा की पूरा लुक आफ्टर इनकी फोस्टर मदर और सिस्टर, मतलब ये इनकी मासी है। महाप्रजापति गौतमी इज द मासी ऑफ गौतम बुद्धा, ऑल्सो द फोस्टर मदर ऑफ बुद्धा। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ। जबकि बुद्धिस्ट संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात अच्छे से लिख दी गई है कि नो वुमेन विल एवर बी अलाउड टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ। वो बात अलग है कि आनंद के बहुत बार बोलने के ऊपर गौतम बुद्ध यहाँ पर विमेन की एंट्री बुद्धिस्ट संघ में अलाउ करते हैं ना। हु इज आनंद, अगर यह आपसे पूछ लिया गया कि आनंद कौन है, यही आप लोगों से पूछ लिया गया तो आनंद कौन है, तो जैसे कि मैंने बोला, इज अ फेमस डिसाइपल। आनंद इज अ फेमस डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा, इज अ फेमस डिसाइपल ऑफ बुद्धा एंड द फ्रेंड ऑफ गौतम बुद्धा ऑल्सो। गौतम बुद्ध की बहुत पटती थी आनंद से, आप ये मान के चलिए। तो आनंद के कई बार बोलने पर फिर ये एंट्री अलाउ होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथियन। मतलब वेदों में इसमें से कौन से भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होती थी। आपको बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस समय निकले नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो है ये बहुत बाद में जाकर हो रही है। यहाँ पर इंद्र भगवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर इंद्र है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में इंद्र है। ऑप्शन नंबर 3 में भी इंद्र है, करेक्ट है। अग्नि के साथ साथ, इंद्र के साथ साथ अग्नि की पूजा भी बहुत होती थी। अग्नि को आज भी हम बहुत पूछते हैं, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अग्नि को यहाँ पर मीडिएटर कहा जाता है। कहा जाता है किसी भी पूजा में जिसमें अग्नि ना जल रही हो वो पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो अग्नि और इंद्र दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है। तीसरे हैं यहाँ पर सोम, सोमदेव। सोम एक्चुअली में एक ड्रिंक होती थी, कहा जाता है अल्कोहल नहीं है। पूजा में बैठने से पहले पिया जाता था इसे, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग योर बॉडी। तो सोम, अग्नि और इंद्र, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है जिनकी पूजा वेदों में भी होती है। जनरल टेस्ट में जब मैंने आप लोगों को वैदिक पीरियड पढ़ाया था, वहां पर मैंने इसकी बात करी है, वहां पर मैंने इसकी बात करी है। अग्नि, इंद्र, सोमदेव, इसके साथ साथ सूर्य भी है। सूर्य इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड वर्शिप्ड बाय दिस टाइम। वरुण भी है, ये भी आपको बता दूं, वरुण की पूजा भी हो रही है। पवन देव की पूजा भी यहाँ पर हो रही है। तो ऑल दीज आर द वैदिक गॉड्स। और वैदिक पीरियड के खत्म होने के बाद इन सभी गॉड्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है खत्म, और इनकी जगह पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। और वेदों से आज तक, वेदों के भगवान से केवल एक भगवान के बारे में मैं आपको बता सकता हूं जिसकी पूजा आज भी होती है, दैट इज अग्नि। वैदिक पैंथियन से केवल एक गॉड हमें ऐसा दिखता है जो आगे तक चलता है हमारी लाइफ में, दैट इज अग्निदेव। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं ना कहीं पिछली वाले जो एग्जाम है, मतलब पिछले वाले 2022 वाले पेपर में भी मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं इसको पढ़ाया है। थोड़ा बहुत याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि बुद्धिज्म बुद्धिज्म के तीन बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स होते थे, जिनको मैंने वहां पे त्रिपिटक करके पढ़ाया था, इफ यू अपना रिमेम्बर दैट। और मैंने बताया था हर पिटक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ, जैसे सुत्त पिटक, सुत्त पिटक कंटेन्स प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। आई सेड सुत्त पिटक कंटेन्स प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। सेकंड पिटक इज विनय पिटक, विनय पिटक कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, दे आर कंटेन्ड इन विनय पिटक। और पहला वाला स्टेटमेंट ही क्या बोल रहा है कि विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स फॉर मॉन्क्स। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी?
Will this statement be correct? I just said I just said Vinay Pitak contains rules and regulations for the Buddhist monastery. So will this statement be considered right? Vinay Pitak does not describe the rules for monks. चलो एक बार कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको इसका ढंग से समझ नहीं आ रहा फिर भी आगे देख लेते हैं। ये सेकंड बोल रहा है कि बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म जो है वो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद ही बहुत ज्यादा ग्रो करता है। इज इट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। बट अगर मैं स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊं, हम लोगों को इन सभी की सभी क्वेश्चंस में से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बाहर निकालनी है। तो ये भी आपको बता दूं कि बुद्धिज्म की ग्रोथ तो बुद्धा के जीते जी और बुद्धा के मरने के बाद दोनों समय होती है। नॉटली जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म ग्रो इन बोथ द फेजेस, ड्यूरिंग गॉड बुद्धा एंड इवन आफ्टर हिज डेथ। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी मुझे गलत लग रही है। विनय पिटक तो मैंने अभी आपको बता दिया कि विनय पिटक कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। सुत्त पिटक कंटेन्स प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। अभिधम्म पिटक कंटेन्स फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। याद करो बेटा, उस पेपर में मैंने आपको त्रिपिटक लिखवाए थे। नाउ स्टेटमेंट नंबर सी, सुत्त पिटक आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय बिकुनीज। बिकुनीज और बिकुस के द्वारा सुत्त पिटक, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो किसी ने तो कंपोज किए होंगे, गौतम बुद्ध ने तो नहीं करे, क्योंकि गौतम बुद्ध के तो मरने के बाद ये तीनों एपिक्स आए हैं। तो स्टेटमेंट नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आई नीड टू पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर्स ओनली। चलो जी आगे बात करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करें, पुण्य वॉज अ रिच लेडी। पुण्य वॉज अ रिच लैंड लेडी। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, मैं आपको पहले ही बता दूं, पुण्य कोई रिच नहीं थी, वो एक दासी और एक स्लेव वुमेन थी। एक दासी अपना एक स्लेव वुमेन थी पुण्य। पुण्य के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और कहा जाता तो वो हर सुबह रिवर जाती थी पानी लेने के लिए। शी यूज टू गो अपना टू द रिवर एवरी मॉर्निंग टू फेच वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड। मतलब अपने मालिक के घर के लिए पानी लेने के लिए वो रोज सुबह जाती थी नदी के पास। और ये क्या बोल रहा है कि पुन्ना वॉज अ रिच लैंड लेडी। स्टेटमेंट ये भी गलत है, स्टेटमेंट ए भी गलत है, स्टेटमेंट बी भी गलत है। अब स्टेटमेंट नंबर ई के बारे में बात कर लेते हैं। द चैत्य में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता। बिल्कुल, चैत्य का मतलब पहली बात तो एक हॉल है। एक हॉल है जहां पर लोग चिंतन करते थे। चिंतन मतलब जहां पर लोग महात्मा बुद्ध उनकी टीचिंग्स को सोचते थे, याद करते थे। तो ये चैत्य वर्ड जो है ये चिता से डिराइव हुआ है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे क्योंकि इनकरेक्ट बाहर निकालनी है तो ऐसे में स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी एंड स्टेटमेंट नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ए बी डी, ऐसे में आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता वर द एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ डैश विद द ब्रिटिश सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट। बेटा मैं पहले ही बता दूं, पहले कभी ये मद्रास जिसको आज हम लोग चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं, बॉम्बे जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, ये पहले किसी जमाने में फिशिंग और वीविंग विलेजेस हुआ करती थी। दे यूज टू बी फेमस फॉर फिशिंग एंड वीविंग विलेजेस। ये तीनों फिशिंग और वीविंग के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी। दे यूज टू बी फेमस फॉर फिशिंग एंड वीविंग। ये तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई ना, उसके बाद कहा जाता है दे बिकेम द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। दे बिकेम द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये तीनों सेंटर्स क्या थे? प्रेसिडेंसीज। दे यूज टू कॉल दीज टाउन्स एज प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इन तीनों टाउन्स को प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाया, तब इन तीनों की तीनों टाउन्स का ट्रेडिंग एस्पेक्ट सबके सामने आता है। इन तीनों टाउन्स को आप लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तो ये फिशिंग और वीविंग विलेजेस के लिए फेमस थी। तो वो यही बोल रहा है कि बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता एक बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश नाम है। बट ये ब्रिटिश नाम किसके हैं? सिटीज के हैं, विलेजेस के हैं, टाउन्स के हैं, कैपिटल्स के हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था कि विलेजेस के हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर यहाँ पर विलेजर्स होगा। दैट बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता आर द एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ द विलेजर्स और विलेजेस जहां पर ब्रिटिश ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करे। और ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बदौलत हम लोग कहते हैं कि इसके भाग खुल गए।
नहीं तो का ही होना था। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर देख लेते हैं। पहली मैं देख लेता हूं कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बाहर निकालनी है ताकि हम लोग इनकरेक्ट बाहर ना निकाले। बेटा गुरु अर्जन साहिब जी, आपको बता दी ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ही वॉज द फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज्म। और अर्जन देव जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी और इनसे पहले के चार गुरुओं ने जो बोला प्लस इन्होंने जो खुद बोला, उन सबकी टीचिंग्स को इन्होंने एक बुक में कंपाइल करा जिसका नाम आदि ग्रंथ साहिब रखा। आदि ग्रंथ साहिब में नॉट ओनली द हिम्स ऑफ गुरु नानक देव बट ऑल्सो द हिम्स ऑफ अदर देव्स आर कंपाइल्ड विच आर अप टिल गुरु अर्जन देव जी। तो बिल्कुल गुरु अर्जन देव जी ने ही आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर वो बोल रहा है गुरु तेग बहादुर जी ने फाउंडेशन रखी खालसा पंथ की। इज दिस द करेक्ट स्टेटमेंट? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको याद आ रहा हो, गुरु तेग बहादुर ही यूज्ड टू बी द नाइन्थ सिख गुरु, he used to be the ninth Sikh Guru, and he was killed by, instead not killed but executed by औरंगजेब। औरंगजेब ने इनका गला कटवा दिया था, और जहां पर इनको इनका गला कटवाया गया या इनका शीश जहां पर कटवाया गया वहां आज चांदनी चौक में गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब। तो गुरु तेग बहादुर के मरने के बाद जो 10th गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको ढंग से पढ़ लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने या अपना गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। खालसा पंथ क्या है? एक्चुअली में एक आर्मी है, सिखों को आर्मी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट मैंने आपको बता ही दिया तो गुरु नानक जी ने तो ये किया ही नहीं था ना। मीराबाई वॉज अ मराठा प्रिंसेस, सही है ये? नो, मीराबाई वॉज अ मेवाड़ प्रिंसेस। राजपूतों में शादी हुई थी मीराबाई की, मराठाओं में शादी नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर ई ही करेक्ट है इस पूरे 14 क्वेश्चन में। दैट इज व्हाट द आंसर इज, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन से सूफी टीचर को गरीब नवाज भी कहा जाता था। ही इज द कहते थे ना उसको कि ही इज द कंफर्टर ऑफ द पुअर। लाइक जो गरीब लोग थे उनको काफी कंफर्ट पहुंचाते थे ये, या उनकी काफी मदद करते थे ये। और ये अजमेर के, ये भी आपको बता दूं, ये अजमेर के संत है। अजमेर के संत है जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये बोल रहा है कि किस संत को यहाँ पर गरीब नवाज कहा जाता था। गरीब नवाज, अगर आपको याद आ रहा हो, इस चैप्टर में गरीब नवाज का मतलब है कंफर्टर ऑफ द पुअर। कंफर्टर ऑफ द पुअर, गरीब नवाज का मतलब कंफर्टर ऑफ द पुअर है। ये बात हो रही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। और जहां पर सूफी संतों की दरगाह है ना, दरगाह, पहली बात तो दरगाह क्या होता है? दरगाह होता है जहां पर जब सूफी संत मर जाते हैं तो उनकी कब्र, जहां पर मतलब उनको दफनाया जाता है, उनकी टूम को आप लोग दरगाह कहते हैं। और इस्लाम में ना सूफी संतों की दरगाह पर जाना, चादर चढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है। तो जब आप सूफी संतों की दरगाह पर चद्दर चढ़ाते हैं, इस पिलग्रिमेज को इस्लाम में जियारत कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, जियारत कहा जाता है कि जियारत करने जाना चाहिए, मतलब सूफी संतों की दरगाह जाना चाहिए, ये पिलग्रिमेज है। और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे में आपको सूफी संतों की ग्रेस, उनकी स्पिरिचुअल ग्रेस आपको मिलेगी, आपके ऊपर बरसेगी। और सूफी संतों की स्पिरिचुअल ग्रेस को यहाँ पर बरकत कहा गया था। इफ यू अपना रिमेंबर दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से यहाँ पर सूफी टीचर गरीब नवाज या कंफर्टर ऑफ द पुअर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए पूछी जा सकती है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है, ही इज द फेमस संत ऑफ अजमेर। आज इनकी दरगाह को ही अजमेर शरीफ बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात आगे करते हैं। ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विच गॉड। देखो वैसे तो अगर मैं आपको इसका असली आंसर बताऊं तो लॉर्ड जगन्नाथ यूज टू बी द ट्राइबल गॉड। ही यूज टू बी अ ट्राइबल गॉड। पहले तो ये केवल एक ट्राइबल गॉड हुआ करते थे। ही यूज टू बी अ ट्राइबल गॉड। और धीरे धीरे जब इनका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा ना, तब इन गॉड को, इन ट्राइबल गॉड को, ही वॉज लेटर कनेक्टेड विथ विष्णु जी।
बाद में आपने लॉर्ड जगन्नाथ जी को विष्णु जी के साथ जोड़ दिया. ही वॉज लेटर कनेक्टेड विथ विष्णु जी. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, योर मिडिवल हिस्ट्री बुक्स आर सेइंग दिस. क्लास नंबर 7 में भक्ति सूफी मूवमेंट को खोलिएगा. उस भक्ति सूफी मूवमेंट में लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में बता रखा है. और वो स्पेशली लिखता है, क्लास 6 के एनसीईआरटी लिखती है कि लॉर्ड जगन्नाथ पहले एक ट्राइबल गॉड थे. कहा कि पुरी के, इस फेमस गॉड ऑफ पुरी, उड़ीसा. पुरी एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, तो वहां के एक बहुत ही ट्राइबल, बहुत ही फेमस ट्राइबल गॉड थे. और जब इनकी पूजा पाठ पूरी इंडिया में फैलने लगा, तब बाद में इस गॉड को इन्होंने विष्णु जी के साथ कनेक्ट कर दिया, विष्णु जी के अवतार बताकर. तो लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. अगेन क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये विजयनगर एम्पायर के बारे में बात कर रहा है. और ये बोल रहा है कि इसमें से ऐसे कौन से ट्रेवलर है जो विजयनगर डायनेस्टी 15 सेंचुरी में आए थे. आए थे, सारे ही आए थे, मैं ये भी आपको बता दूं. बट विच ऑफ द ट्रेवलर्स दे विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी. बेटा आप केवल दो ट्रेवलर्स को यहां पर याद कर लीजिए. दो ट्रेवलर्स है, फरनाओ नूनीज एंड द सेकंड इज डोमिनिगो पेज. I said Domenico Pace and Fernão Nunes. Both of these travelers, they visited Vijayanagar Empire, but in 16th century. ये दोनों विजयनगर एम्पायर में 16th सेंचुरी में आए थे. और अगर ये दोनों 16th सेंचुरी में आए थे, क्वेश्चन 15th सेंचुरी के ट्रेवलर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितिन, निकोलो दी कॉन्टी, ये तीनों ट्रेवलर्स विजयनगर एम्पायर में 15th सेंचुरी में विजिट करते हैं. तो आंसर इज BCE. BCE विच इज ऑप्शन नंबर 1. इन तीनों को ही मैंने नीचे दिखा रखा है. दिस मैन इज अब्दुल रज्जाक, सेकंड इज अफानसी निकितिन एंड दिस इज निकोलो दी कॉन्टी. आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स आपको बता रहा है. और आइए बात करते हैं इसमें क्या पूछ रहा है वो. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग हम लोगों को कहां से मिले हैं, सबसे पहले तो वो यही पूछ रहा है. सेकंड पूछ रहा है प्लग्ड फील्ड्स के एविडेंस हमें कहां मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहां मिला है, वाटर रिजर्वायर्स के एविडेंस कहां मिले हैं. मुझे अगर यहाँ पर दो चीजें भी याद हो तो मैं आंसर आराम से निकाल सकता हूं. पहली बात तो कैनाल्स के ट्रेसेस इंडिया से कहीं नहीं मिले हैं. ट्रेसेस ऑफ कैनाल हम लोगों को अफगानिस्तान से मिले हैं. और अफगानिस्तान की भी एक जगह है जिसका नाम है शौतुगाय. तो अफगानिस्तान के शौतुगाय से मुझे एविडेंस मिले हैं. दैट्स इट. उसके बाद मैं वाटर रिजर्वायर की बात करता हूं. वाटर रिजर्वायर के एविडेंसेस आप लोगों को धोलावीरा से मिले हैं. वी हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स फ्रॉम धोलावीरा. कालीबंगा से नहीं मिलते हैं. उसके बाद बात करते हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग. द क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग. बट टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग, हर हालत में अगर आप लोग ये क्वेश्चन जान रहे हैं, हर हालत में मैं आपको वैसे बता दूं, इफ यू बिलीव दिस दैट ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स आर फाउंड फ्रॉम शौतुगाय, तो इस पहले वाले से ही आप लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. सी का स्टेटमेंट नंबर 2 केवल दो ऑप्शंस में है. इधर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. वाटर रिजर्वायर्स आई सेड वी हैव फाउंड फ्रॉम धोलावीरा. धोलावीरा से मिली है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी का थर्ड करेक्ट है. तो ऐसे में वैसे तो आंसर मुझे ये मिल गया है, बट फिर भी टू बी वेरी मच श्योर मैं आपको थोड़ा बहुत याद करना सिखा दूं. प्लग्ड फील्ड अगर वो पूछे कहां से मिली है, वी हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ प्लग्ड फील्ड फ्रॉम कालीबंगा. कालीबंगा से आप लोगों को प्लग फील्ड के एविडेंस मिले हैं. एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग वी हैव फाउंड फ्रॉम द साइट कॉल्ड चोलिस्तान. चोलिस्तान से आप लोगों को टेराकोटा मॉडल मिले हैं प्लग के. अच्छा, अगर ये वुडन प्लग बोलता ना, वुडन प्लग, तो वुडन प्लग के एविडेंस हमें कालीबंगा से मिले हैं. कालीबंगा, दिस जगह, दिस प्लेस इज इन राजस्थान, ये भी मैं आपको बता दूं. शौतुगाय, दिस प्लेस इज इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. धौलावीरा, दिस प्लेस इज इन गुजरात. और बात करते हैं चोलिस्तान, दिस इज द नेम ऑफ द डेजर्ट, थार डेजर्ट. बट ये नाम जो है ना थार डेजर्ट का, चोलिस्तान, ये पाकिस्तानी यूज करते हैं. तो अगर चोलिस्तान का कोई वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब चोलिस्तान इज द नेम गिवन टू द पाकिस्तानी साइड ऑफ थार डेजर्ट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 ये पहले वाला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. वो बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर. इस पर बिल्कुल हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. विजयनगर एम्पायर को फाउंड करने वाले दो ब्रदर्स है, हरिहरा एंड बुक्का. एंड आई टोल्ड यू विजयनगर डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय 4. विजयनगर किंगडम वाज रूल्ड बाय 4
डायनेस्टीज इन विच संगमा डायनेस्टी इज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर विजयनगर एम्पायर, और ये दोनों भाई संगमा डायनेस्टी से ही डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले क्वेश्चंस में ट्रेंड इन्हीं के आने वाले हैं, देखकर साफ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछ रहा है, मैच करने हैं आप लोगों को एक दूसरे से। सबसे पहले तो वो बात कर रहा है, देखो यार जो चीजें आप लोगों को आती है ना, सबसे पहले तो उसको मिला लो। लैपिस लाजुली, ये एक्चुअली में एक ब्लू कलर का स्टोन है, जो या तो ईरान नहीं तो अफगानिस्तान से आता था। ईरान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जगह यहाँ पर अगर मैं एक देखूं, कोई एक जगह जो ईरान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, दैट इज शौतुगाई ओनली। तो लैपिस लाजुली के लिए आप आंसर लिख लेते बी का 1, और अगर बी का 1 आपको पता है तो वैसे तो आंसर आपको मिल ही गया है, बट फिर भी आगे एक बार देख लेते हैं। शेल की बात करते हैं बेटा। वी यूज टू इम्पोर्ट द शेल, शेल हम लोग मंगवाते थे उस समय राजस्थान से, सदर्न इंडिया या राजस्थान से उस समय शेल मंगवाया जाता था। नहीं, नागेश्वर से उस समय शेल मंगवाया जाता था, नागेश्वर से, नॉट राजस्थान। राजस्थान तो यहाँ पर जो है वो फेमस है सिटाइट स्टोन के लिए, दिस इज फेमस फॉर राजस्थान। एंड कार्निलियन इज फेमस थिंग दैट वी यूज टू बोरो फ्रॉम नागेश्वर। तो ये ऑप्शन जो है वैसे तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, एक भी अगर आपको पता था तो आप आराम से बाकी होके आंसर निकाल लेंगे यहाँ पर। लेपिस लाजुली अगर आपको पता था कि ये शौतुगाई से आता है, तो अदर वंस कैन बी इजीली फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो लाइक क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आप लोगों को चीजों को मैच करना है। इसमें सबसे पहले तो आपके पास आ गया महाल। बेटा महाल इज द वर्ड विच इज यूज फॉर एस्टेट्स, हमेशा याद कर लीजिएगा, महाल इज द वर्ड यूज फॉर एस्टेट्स। और ये महाल यूज कब होता है, जब अंग्रेज एक सेटलमेंट सिस्टम आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड महालवारी सेटलमेंट सिस्टम। इफ यू रिमेंबर, महालवारी सेटलमेंट सिस्टम जब अंग्रेज आप लोगों के ऊपर लगाते हैं, तब महाल वर्ड यूज करते हैं। पहाड़िया राज, अगर आपको याद आ रहा हो, राजमहल हिल्स के ऊपर रहने वाले लोगों को कहा जाता था पहाड़ियाज। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द अर्लियर पेपर एज वेल। पहाड़ियाज इज द वर्ड यूज्ड फॉर द संथल्स, द रेजिडेंट्स ऑफ राजमहल हिल्स। तो यहाँ पर पहाड़िया इज द वर्ड यूज फॉर राजमहल हिल्स। 1793 में यहाँ पर वाइस रॉय थे इंडिया में। वाइस रॉय लिखेंगे या गवर्नर जनरल लिखें? गवर्नर जनरल लिखते हैं। गवर्नर जनरल है कर्जन, लॉर्ड कर्जन इंप्लीमेंट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्जन, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस, गलत बोल दिया मैंने। इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंप्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793। ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी करेक्ट फॉर परमानेंट सेटलमेंट। और बचा तालुक। तालुक इज द वर्ड यूज फॉर टेरिटोरियल यूनिट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। तो फॉर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट सीक्वेंस इज 4 3 2 1, दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2। दोबारा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक्चुअली मैं कर्जन के साथ यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो जाता हूं बार बार, क्योंकि अगर मैं कार्नवालिस, सॉरी, अगर मैं कर्जन की बात करूं ना, तो उसने बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस किया था 1905 के आसपास। तो क्योंकि दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करे हैं, तो कभी कभी मैं कॉर्नवालिस को कर्जन से रिप्लेस कर देता हूँ। कोई नहीं, आप मत कीजिएगा ये गलती। कॉर्नवालिस इज नोन फॉर ब्रिंगिंग इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और महाल, ये वर्ड हम लोग महालवाड़ी सिस्टम में लाते हैं। महालवाड़ी सिस्टम भी आप लोगों ने मेरे साथ मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग मैच द फॉलोइंग्स। आप लोगों को यहाँ पर हालांकि करनी नहीं है, बट इसमें से मुझे करेक्ट स्टेटमेंट्स बाहर निकालनी है। तो आइए एक बार करेक्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहली स्टेटमेंट है, मनी लेंडर्स वर कॉल्ड डीकूज। सही बात है। देखो यार, एक ना मुंडा रिबेलियन है, मुंडा रिबेलियन में बिरसा मुंडा हम लोगों ने पढ़ा होगा, और वो ना डीकूज जो थे वो आउटसाइडर्स के लिए यूज करते थे। जो वर्ड था डीकूज वाज जनरली यूज फॉर आउटसाइडर्स। ये मुंडा रिबेलियन में यूज होने वाला बहुत साफ, बहुत आम शब्द है। इनको रावण भी कहा जाता था, डीकू भी कहते थे। अगर हम लोग बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा से कनेक्टेड है ये। तो मनी लेंडर्स वर कॉल्ड डीकूज, और डीकूज का मतलब क्या है, वो लोग जो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं। उसके बाद जमींदार, जमींदार दे यूज टू हायर द संथल्स टू रिक्लेम द लैंड।
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जमींदार दे हायर द संथल पीपल टू रिक्लेम द लैंड एज इट इज, ये उठाकर संथल वाले चैप्टर से आप लोगों के लिए पूछ लिया गया है। ये बोल रहा है संथल्स वर द मर्चेंट्स। नो, संथल वाज अ ट्राइब, दे वर नॉट द मर्चेंट्स। गलत हो गया। लैंड ऑफ संथल्स वाज डिमार्केटेड एज दामिने को। बिल्कुल, संथल्स के लैंड को दामिने को कहा जाता था। ये राजमहल हिल्स जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर इनको पहाड़िया बोला गया है, वहीं पर इनके लैंड को डिमार्केट करके दामिने को बोला गया था जब संथल्स को आप लोगों ने रिलोकेट किया था। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। संथल चार्ज हैवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डीकूस। नहीं सर, ये तो डीकू से बहुत परेशान थे, लैंड रेवेन्यू तो क्या ही चार्ज करेंगे, तभी तो ये लोग मनी लेंडर्स को डीकू कह रहे हैं। जिसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बी और डी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट जमींदार। जमींदार के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक है? मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं बेटा, संथल बंगाल में आना शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेट 1780s के आसपास। जो जमींदार है वो संथल्स को हायर करते हैं। मैं एक बार इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। जमींदार संथल को हायर करते हैं ताकि वो जो कल्टीवेशन है उसको एक्सपेंड कर सके, जो लैंड है जहां पर कोई नहीं रहता उस लैंड को रिक्लेम कर सके। संथल्स को कहा जाता है कि राजमहल हिल्स के फुट हिल्स पर इनको रीलोकेट कर दिया गया था। तो संथल्स वर गिवन लैंड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल हिल्स। और 1832 में कहा जाता है कि इस बड़े से एरिया को दामिने को कहा जाता था, और दिस वाज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथल्स। इसलिए इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम ढंग से पढ़े, जो कि आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए, बी एंड डी ही मुझे करेक्ट लग रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार देख लेते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट जमींदार्स। सबसे पहली स्टेटमेंट, मिल्कियत लैंड्स वर कल्टीवेटेड फॉर जनरल यूज ऑफ पीपल। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो मिल्कियत जमींदार अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बोलते थे, और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर जो वो कल्टीवेट करते थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए कल्टीवेट करते थे। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। जमींदार दे कुड सेल मॉर्गेज द मिल्कियत लैंड्स। बिल्कुल यार, आपकी प्रॉपर्टी या कुछ भी करो उसका, तो बिल्कुल सही है। मिल्कियत वर कॉल्ड, मिल्कियत यूज्ड टू बी द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार। तो ये भी आपको बता दूं, पर्सनल प्रॉपर्टी मिल्कियत कहलाते थे। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने मिल्कियत पढ़ा हुआ है। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार यूज्ड टू बी कॉल्ड मिल्कियत। स्टेटमेंट नंबर सी को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर सी आप लोगों से पूछता है, जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स। गलत है। जमींदार दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ बादशाह, ऑन बिहाफ ऑफ एम्पेरर्स। अगर आपको याद आ रहा हो, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जमींदार जो थे वो खिदमत करते थे स्टेट की। खिदमत का मतलब सर्विस करते थे स्टेट की, जिसके लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है स्टेट से। दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, दे आर यूज टू डू, दे आर डूइंग खिदमत। और एक इंसान आपकी चापलूसी कब करता है? जब उसको कॉन्टेक्ट्स बनाने होते हैं। तो जब भी राजा को कुछ काम होता था तो जमींदारों से एक ही काम होता था कि जाकर विलेज से जाकर आप केवल टैक्स वो जो है वो कलेक्ट करके ले आओ। तो जमींदार दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर्स। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। मोस्ट जमींदार हैड फोर्ट्रेसेस एज वेल एज आर्म्ड कंटिंजेंट। बिल्कुल गलत है ये। फोर्ट्रेसेस तो नहीं था, हाँ, पर उनके पास आर्मी जरूर थी। जमींदारों के पास नहीं, आर्मी तो थी, तो इसका मतलब फोर्ट्रेसेस भी थे। सॉरी सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जमींदारों के पास आर्मी तो थी, और बड़े बड़े महल जैसे घरों में रहते थे ये लोग, क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया था। जो पुअर पीपल है उनको सप्रेस करके उनके लैंड्स को अपने अंडर लेकर उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर फॉर द जमींदार्स। बिल्कुल, क्योंकि जमींदारों के पास मिलिट्री रिसोर्सेज थे, तो कहा जा सकता है कि ये मिलिट्री रिसोर्सेज होने की वजह से जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, वो काफी डरते थे जमींदारों से। इसलिए जमींदारों की पावर के पीछे ये भी एक सोर्स ऑफ पावर बताया जा सकता है। ऑप्शन बी, डी, ई बोथ, सॉरी, अपना ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आउट ऑफ 5। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है जी। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे डायरेक्ट
क्वेश्चन है महाभारत से कि ये कौरवास और पांडवास कौन सी रूलिंग फैमिली को बिलोंग करता है? ये पांचाल को बिलोंग करता है। पांचाल के लिए ही ये लड़ रहे थे एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस्ड जमींदार्स एंड राइट पिटीशन एज अपेंडाइसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? आपको बता दूं ये रिपोर्ट के लिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट 1002 पेजों में बनाई गई थी। 1002 पेजों की ये रिपोर्ट थी विच इज कॉल्ड फिफ्थ रिपोर्ट। और कहा जाता है कि इन 1002 पेजों में से 800 पेज जो थे ना, 800 पेजेस, दे वर जस्ट द अपेंडाइसिस दैट रिप्रोड्यूस्ड पिटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड राइट्स, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, statistical tables or revenue returns, and notes on revenue and judicial administrations of Bengal and Madras. ये सारी रिपोर्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बनाई थी, जिस रिपोर्ट में वो जमींदारों और राइट्स के द्वारा उस समय की जाने वाली पिटीशंस को लिखते थे। वो इस पूरी की पूरी फिफ्थ रिपोर्ट में 800 पेजों में तो उन्होंने केवल ये लिखा है कि अलग अलग जिलों से कलेक्टर्स ने क्या क्या रिपोर्ट भेजी है। और इस पूरे की पूरे 800 पेजों में, मतलब पूरे 1002 पेजों में से 800 पेजों में इन्होंने टेबल बनाए हैं कि कहां कहां से हम लोगों को, मतलब बंगाल और मद्रास के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितना कितना पैसा कंपनी को मिलता था। तो ये बोल रहा है कि विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस्ड जमींदार्स एंड राइट्स पिटीशंस एज अपेंडाइसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पढ़े कि जमींदार और राइट्स कंपनी से किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पहले ही बता दूं कि इस रिपोर्ट में केवल और केवल जमींदार और राइट्स नहीं है। ये राइट्स वो वाला राइट्स नहीं है, राइट्स दंगे नहीं है, ये रियॉट्स है। यहाँ पर रियॉट्स का मतलब फार्मर्स को कहते हैं। तो थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़े से कितना मतलब चेंज हो गया। फिफ्थ रिपोर्ट वैसे 1002 पेजेस की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और 1002 पेजेस में से अलोन 800 पेजेस में अपेंडाइसिस हैं। 800 पेजेस में जमींदार, रॉयट्स, इन सब की रिक्वेस्ट है, कलेक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है, बंगाल और मद्रास से कितना कितना रेवेन्यू कंपनी को मिलता था उसका एक टेबुलर फॉर्म का स्टैटिस्टिकल डेटा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द रिबेल लीडर्स इशूड प्रोक्लेमेशंस एंड फ्यूज टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज ड्यूरिंग 1857 रेवोल्यूशन। यहां पर रिबेल लीडर्स ने क्या क्या चीजें इशू करी ताकि वो 1857 के रिवॉल्ट के आइडियाज अच्छे से पूरी कंट्री में प्रोक्लेम, मतलब फैला सके। आपको बता दूं यहाँ पर वो पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको इश्तहार कहते हैं। इश्तहार का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट्स। इश्तहार का उन्होंने यहाँ पर एक आइडिया निकाला। इश्तहार का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, एड निकाल देना। इश्तिहारों से वो लोग एक आइडिया को अच्छे से प्रोपोगेट कर रहे थे सोसाइटी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 1857 के कॉज से अपने आप को जोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इन 1857 द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ बॉडी, ये किसके रेफरेंस में कहा गया था? द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ बॉडी, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ बॉडी, दिस वाज सेड इन रेफरेंस टू अवध। और ये अवध के लिए क्यों कहा जाता है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ही गलत तरीके से अवध को कैप्चर किया था 1856 में। और 1856 के 7 के रिवॉल्ट को दबाने के बाद अवध के साथ वैसे भी बहुत गलत हुआ। कहा जाता है कि जो ब्रिटिश फोर्सेस में उस समय ज्यादातर लोग रिक्रूट किए जाते थे वो अवध से ही किए जाते थे। तो अवध का यहाँ पर शेयर एकदम से कंपनी कम कर देती है कि अवध, बंगाल और बिहार से तो बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। और इस 1857 रिवॉल्ट के बाद ही आप देखते हैं पंजाब एंड गुरखा रेजिमेंट्स, जो इंडियन आर्मी में, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में पंजाब और गुरखा सोल्जर्स को काफी ज्यादा यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहला, बेल ऑफ आर्म्स वाज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर केप्ट। सही है क्या? बेल ऑफ आर्म्स यूज्ड टू बी द स्टोर रूम्स इन विच द वेपन्स वर केप्ट। बिल्कुल सर, बेल ऑफ आर्म्स उस स्टोर रूम को कहते थे जहां पर बंदूकें रखी जाती, जहां पर वेपन्स रखी जाती। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर बी, आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिश। क्या ब्रिटिशर्स की आर्मी ने अवध की आर्मी ने क्या ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया? अरे नहीं यार, अवध तो 1857 का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। अवध को तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती हथिया लिया था। अवध के तो लोगों का गुस्सा ही बहुत था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिरंगी, फिरंगी इज अ टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन अप्लाइड
इन द ब्रिटिश बाय द रिबेल्स। बिल्कुल 1857 के रिबेलियन लोगों ने फिरंगी ये वर्ड ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया था। स्टेटमेंट नंबर डी, द सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवेलरी एक्सेप्टेड द न्यू कार्ट्रिजेस इन द अर्ली में। क्या ये सही बात है? नहीं बेटा, द सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवेलरी दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कार्ट्रिजेस इन द अर्ली में। अगर आप 1857 का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो यहां पर लिखता है कि जो सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवेलरी है, इन्होंने लेटर लिखा था 48th नेटिव इन्फेंट्री को। दे रोट अ लेटर टू 48th नेटिव इन्फेंट्री, और उनको उन्होंने क्या लिखा था कि सर हम लोग ये नई कार्ट्रिजेस यूज नहीं करने वाले हैं, बट वी बिलीव यू, वी बिलीव यू, वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। तो सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवेलरी ने तो 48th नेटिव इन्फेंट्री को लेटर लिखा था उनकी परमिशन के लिए, उनको ये बोलने के लिए कि आप में हमारा बहुत फेथ है, जैसा आप कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। तो दे सेड कि दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ एंड दे अवेटेड फॉर द 48th नेटिव इन्फेंट्री ऑर्डर्स। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, दिस इज गलत, क्योंकि सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवेलरी रोट अ लेटर, they wrote a letter to 48th, they wrote a letter to 48th native infantry, और ये 48th अपना नेटिव इन्फेंट्री के ऑर्डर का वेट कर रहे थे क्योंकि इनमें इनको बहुत विश्वास था। फिर आता है ई, द लोकल लीडर्स एमर्ज्ड अर्जिंग पेजेंट जमींदार ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। बिल्कुल सही है यार, जो लोकल लीडर्स ने यहाँ पर काफी हद तक जो कमान है रिबेलियन की वो संभाले रखी, उन्होंने ही संभाली, इसलिए शायद रिवॉल्ट ऑफ 1857 काफी अनसक्सेसफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पर देख लेते हैं, अगेन मुझे इनको मिलाना है। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है कि शी इज द लीडर ऑफ झांसी, तो बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। उसके बाद मैं ऑप्शंस को देखता हूँ कहाँ पे बी का 4 है। बी का 4 मुझे केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, आंसर तो मुझे पहले ही मिल गया, बट फिर भी हम लोग को एक बार देख लेते हैं। नाना साहिब, ही यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ कानपुर, 1857 के लीडर की बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह बिहार के हैं, और बिहार में भी कहा के कर्रा अर्रा, बिहार के अर्रा के लीडर है कुंवर सिंह। और बिरजिस कद्र, बिरजिस कद्र इज द सन ऑफ वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह रूलर थे अवध के, तो बिरजिस कद्र इज द लीडर ऑफ अवध। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, वो बोल रहा है संथल रिवॉल्ट के यहाँ पर लीडर कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ संथल रिवेलियन? संथल रिवॉल्ट के लीडर का नाम यहाँ पर सिद्धू माझी है, सिद्धू माझी। और कहते हैं कि संथल रिवॉल्ट सिद्धू माझी ने अकेले किया था। he did this revolt along with his brother। आपको याद आ रहा हो, मैंने ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी डिस्कस किया है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप एनालिसिस ढंग से कर ले तो 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेंगे। फिर ये बोल रहा है कि हु फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्नाट इन विच ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वाज डिफीटेड। ये क्वेश्चन मैंने आपको अगेन वहां पर पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से उठा के दे दिया गया है। हेनरी लॉरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हेन द रिबेल फोर्सेस बिसीज्ड लखनऊ, जब रिबेल 1857 के रिवॉल्ट में जब फोर्सेस ने लखनऊ पर हमला बोला ना, तब हेनरी लॉरेंस उस समय लखनऊ के कमिश्नर हुआ करते थे। तो अब बीइंग द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हाट ही डिड, इन्होंने सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठा किया, और कहा जाता है कि सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को लेकर ये एक बहुत ही हेविली फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में जाकर रिफ्यूज ले लेते हैं, पनाह ले लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन को तो कुछ नहीं हुआ, ही वॉज एबल टू डिफेंड द टाउन, बट डिफेंड करते हुए हेनरी लॉरेंस खुद मारे जाते हैं। ठीक है जी। तो ऑल्दो हेनरी लॉरेंस वॉज किल्ड, बट ही कॉन्टिन्यूड लाइक द फोर्ट इन विच ऑल द क्रिश्चियन पॉपुलेशन was kept by him, it was like defended successfully। तो यहाँ पर हेनरी लॉरेंस के लिए वो पूछ रहा है कि इन विच बैटल, लाइक हु फॉट इन दिस बैटल ऑफ चिन्नाट, जिसमें हेनरी लॉरेंस हारे। ऑफ कोर्स ये हारे, और ये बैटल ऑफ चिन्नाट इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला शाह से लड़ी थी। दिस मौलवी अहमदुल्ला शाह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैटल ऑफ चिन्नाट एंड डिफीटिंग मिस्टर हेनरी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं। हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रिबेल्स बिसीज्ड इट?
ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन ही उठाकर ऐसा लग रहा है सामने से दे दिया हो। ये मैंने अभी तो आपको पढ़ा है, यही तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हेनरी लॉरेंस, ही वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रिबेल दे बिसीज्ड लखनऊ। और इन्होंने बाकी सभी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को उठा के इन्होंने रिफ्यूज ले लिया था एक हेवीली फोर्टिफाइड सिटी में। हालांकि खुद तो मारे गए, बट ही वॉज एबल टू डिफेंड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ द रेजिडेंसी टाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट से है, सॉरी सनसेट लॉ से है। ये कह रहा है कि सनसेट लॉ इसमें से कौन से वाले सेटलमेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। वैसे तो मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया था, परमानेंट सेटलमेंट के साथ कनेक्टेड था, बट सनसेट लॉ था क्या मैं ये बताऊं। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। इन दिस सेटलमेंट सिस्टम रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, ये बात तो समझ में आती है, रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। बट यहां पर अंग्रेजों ने एक चीज बोली कि सर रेवेन्यू तो फिक्स कर रहे हैं हम लोग, बट जो सेट डेट है ना, जिस डेट पर रेवेन्यू आपको पे करनी है उस डेट पर हमको मिल जानी चाहिए वो। अगर आपने डेडलाइन से एक दिन भी डिले किया, जैसे मैंने बोला कि मुझे 15 तारीख तक पैसा चाहिए, तो अगर 15 तारीख की शाम तक पैसा नहीं आया तो जमींदारों की जमींदारियां बेच दी जाती थी। अभी जमींदारी क्या होता है, जमींदार के पास जितने लैंड होते थे, उसके खुद के लैंड जिसको हम मिल्कियत कहते हैं, उसके मिल्कियत वो किसी और को बेच दिया जाता था। ये था सनसेट लॉ। तो ये बंगाल में काफी फेमस था, कई सारे जमींदारों की जमींदारियां बिक गई थी इस वजह से, लाइक देवर ऑक्शनड ऑफ। तो अंग्रेज ऑक्शन कर देते थे, अगर आप लोग टैक्स अंग्रेजों को पे नहीं करेंगे, लाइक टाइम पर टैक्स पे नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये बोल रहे हैं सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जी ने किसके तरफ चलना शुरू किया था फ्रॉम हिज आश्रम। आपको बता दूं, सॉल्ट मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था और दांडी कोस्ट तक किया था। तो गांधी जी का आश्रम यहाँ पर साबरमती में लोकेटेड था, एंड ही ट्रेवल्ड फ्रॉम साबरमती टू दांडी कोस्ट। दिस इज साबरमती एंड दिस इज दांडी कोस्ट, दिस इज साबरमती एंड दिस इज दांडी कोस्ट। ये पूरी की पूरी यात्रा 240 माइल्स की थी, इफ यू रिमेंबर दैट चैप्टर। 240 माइल गांधी जी ने कवर किया था इन 24 days, एंड दिस दांडी मार्च was done by गांधी जी अगेंस्ट द सॉल्ट लॉज, अगेंस्ट द सॉल्ट लॉज। उसके बाद जब गांधी मार्च ने, दांडी यात्रा जब गांधी जी ने शुरू करी और खत्म हुई, उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब ऑलरेडी इंडिया में चल रहा था, तो कहा जाता है कि उस समय लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं गया, लाइक कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड इरविन को ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं जाना चाहिए। तो 35th क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा है कि महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च इट वाज नोटेबल एज अ फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी फोकस्ड ऑन विच। महात्मा गांधी की सॉल्ट मार्च काफी नोटेबल था क्योंकि ये पहली ऐसी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जो कि विमेन्स पर बेस्ड थी। बहुत बड़ी क्वांटिटी में विमेन्स ने गांधी जी के सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था वो तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। पहली बात कि गांधी जी के सॉल्ट मार्च ने वर्ल्ड अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। द सेकंड थिंग, दिस सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी वाज वाइडली कवर्ड बाय यूरोपियंस एंड अमेरिकन प्रेस। अब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने गांधी जी के सॉल्ट मार्च को अच्छे से कवर किया था। एंड द थर्ड थिंग इट वॉज द नेशनलिस्ट एक्टिविटी जिसमें विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर्स में। तो वो यही बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा वाला रीजन ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। देखो जो मैंने तीन चीजें आपको बताई थी उसमें से केवल एक ही लिखा हुआ है विमेन। तो गांधी जी की सॉल्ट मार्च नोटेबल इसलिए थी क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच द विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। फिर वो 36 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इट वॉज द गोल ऑफ नेशनलिज्म। इट वॉज एम टू अचीव वॉट, इट वॉज एम्ड टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? आप चैप्टर में पढ़ेंगे 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। आपको याद आ रहा हो, देयर वाज अ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, और इस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के लीडर थे पंडित नेहरू। और पहली बात यहां पर कांग्रेस ने पंडित नेहरू की चेयरमैनशिप में कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया था। दैट द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। कांग्रेस सेड कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कुछ भी कम
हम लोगों को गवारा नहीं होगा। वी वॉन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ गांधी जी मेड एट द ओपनिंग ऑफ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी आर ट्रू। बिल्कुल, गांधी जी ने यहाँ पर इंडियन एलिट को चार्ज किया था विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। देखो यार, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पर यहाँ पर गए थे, और गांधी जी ने ना यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की वो जो गल्फ है उसको काफी अंडरलाइन किया। और यहाँ पर गांधी जी ने अमीरों को बोला कि आप लोगों को जितने भी पुअर और फार्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये सब चीजें गांधी जी ने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट्स में बोली। तो मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि गांधी जी चार्ज इंडियन एलीट विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर। सही है। गांधी जी वॉज नॉट वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिचली bedagged nobleman and million of Indian poor? No, this is not correct. मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि गांधी जी was very much cautious about the gulf gap between rich and poor. Gandhi ji said, our salvation can only come through lawyers, doctors and rich landlords. नहीं भाई, गलत है। गांधी जी ने बोला बिना गरीबों के अगर आपको लगता है कि सेल्वेशन आ सकता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अवर सेल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू with everyone support. Option number D, गांधी जी emphasized that the farmers are going to secure the salvation of India. बिल्कुल सही है ये, यही तो बोला था गांधी जी ने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5, गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज इनवाइटीज स्टीरियो दैट स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन। ये जो आप आभूषण पहन के आए हैं ना आज इस सभा में, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अमीरों की सभा है, ये गरीब को दिख ही नहीं रहा मुझे अब दूर दूर तक। तो उनकी ज्वेलरी देखकर गांधी जी ने ये बोला था कि उतार दो यार इसको, आ, अपने अपने लोगों के भविष्य के लिए एटलीस्ट ये ज्वेलरी आप उतार दीजिए। गरीबों से ही स्वतंत्रता आ सकती है। अगर आपको लगता है कि अमीरी स्वतंत्रता दिला सकती है तो यू आर वेरी रॉन्ग माय डियर। ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई, these three statements are correct as far as Gandhi ji is concerned when he made the opening speech at Banaras Hindu University. क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये दोनों 1919 की घटना है। बट अब यहाँ पर मैं किसको किसके साथ जोड़ूं यार, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट को 1990 से 1920 पर जोड़ दो। ऑप्शन नंबर 4 आप खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दो। जलियांवाला बाग 1919 के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि जलियांवाला बाग पहले होता है, खिलाफत मूवमेंट उसके बाद होता है ना जी। चलिए, तो बी का ऑप्शन नंबर है, बी का ऑप्शन है 3। बी का 3 यहाँ पर केवल एक ही में दिखा रखा है। अपना ए का 4 जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाकी के दो तो खैर बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ ही लेंगे, जैसे कि मैंने बोला आंसर ढूंढने का अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। हु वाज द जज हु प्रिसाइडेड ओवर गांधी जी ट्रायल आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? कौन था वो जज? देखो यार, जज का नाम तो वैसे सी एन ब्रूमफील्ड था, और सी एम ब्रूमफील्ड ने ये बात पता हूं बोली थी। अब आपको बता दूं, जब वो गांधी जी के ऊपर केस चला रहे थे उन्होंने ये बोला था कि इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट यू आर, दैट यू कौन, यू अपना यू मतलब गांधी जी, दैट यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड और आई एम लाइकली टू ट्राई। It would be impossible to ignore the fact that, in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life. ये सी एन ब्रूमफील्ड ने 1922 में बोला था कि भाई मतलब आप जैसे इंसान को मैं, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया आज तक, कभी मैंने आप जैसे इंसान का केस नहीं सुना, बट मैं बहुत इच्छुक हूं सुनने के लिए। और ये फैक्ट बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि लाखों लोगों की नजर में आप एक सच्चे देशभक्त है और एक नेता है। इवन वो लोग जो आप में नहीं भी मानते हैं, वो लोग जो पॉलिटिक्स में आपके साथ नहीं भी हैं, आपको मतलब वो लोग जो आपसे बहुत अलग अपनी राय रखते हैं, इवन वो भी आपके लिए बहुत इज्जत रखते हैं अपने अपने दिमाग में। ये सी एन ब्रूमफील्ड ने कहा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के विड्रॉ के बाद, जब गांधी जी का ट्रायल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 40, when were the separate electorates first created by British colonial government? आपको बता दूं बेटा, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले बनाए गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों से पूछ रहा है
कि इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़े तो मुगल क्रॉनिकल्स व्यूड द एम्परर एज सुप्रीम सोवरेन बिकॉज बिकॉज देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो मुगल क्रॉनिकल्स में एम्परर को सुप्रीम सोवरेन क्यों माना जाता था, क्योंकि विजन ऑफ द एम्पायर व्यूड एम्परर एज द सोल रूलर। क्योंकि एम्पायर के विजन में ही लिखा हुआ था कि एम्परर एकमात्र शासक है, वो ही चला सकता है पूरी लाइक 42nd की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज अगेन asking you to go through a passage and answer this question. Which section of Mughal court was viewed as very significant? कौन से सेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था? अब इस पूरे की पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि इफ we look more closely at the rich information, these histories provide information about the apparatus of Mughal state, from which we may be able to understand the ways in which the imperial organization was dependent. One important pillar of the Mughal state was nobility. तो कौन से सेक्शन को मुगल कोर्ट में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता था? ऑफ कोर्स नोबिलिटी वाज कंसिडर्ड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नोबिलिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज आस्किंग, read the passage clearly and tell me which chronicle says that the entire region has to follow the king's order. कौन सी बुक की बात हो रही है यहाँ पर? ऑफ कोर्स अकबरनामा की बात हो रही है जो अबुल फजल ने लिखी है। इसी ने तो बोला है कि रेस्ट ऑफ द किंगडम हैज बीन पोर्ट्रेड एज फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स, कि जो भी राजा ऑर्डर ले वो पूरे किंगडम को मानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दिस इज रिटन इन अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 is again passage based question and it is asking you to give me the answer. The Mughal imperial administrative apparatus was effectively dependent on whom? आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था मुगल नोबिलिटी। इनके बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस को चलाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नोबल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज सेइंग हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अगेन रिटन बाय अबुल फजल। तो ये तो स्टेटमेंट में लिखा ही हुआ है, अबुल फजल इज द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया के साथ आ गया। ये बोल रहा है कि कौन सी ईयर में कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू किया गया था, लाइक इंप्लीमेंट किया गया था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। एज इट इज आप लोगों को स्टेटमेंट यहाँ पर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इज सेइंग व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड? क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि भाई साहब कंट्री का साइज देख लो और डाइवर्सिटी देख लो। कंट्री के साइज और डाइवर्सिटी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश करी है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कंट्री के साइज और इसके डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश करी है। इसलिए इतना कुछ लिख दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिस बिकम द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 48 को एक बार देख लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों से पूछता है, हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया? कैसे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया को यूनिफाई करना था? यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू कीप द कंट्री टुगेदर, टू टेक इट फॉरवर्ड, had necessary to be an elaborate, carefully worked out and painstakingly drafted document. This is where the answer lies. क्यों बोल सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का काम इंडिया को यूनिफाई करना है? ऑफ कोर्स मिल गया आंसर। इट वाज डिजाइन्ड टू कीप द कंट्रीज डिवाइडेड क्लासेस, कम्युनिटीज एंड कास्ट टुगेदर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर ये लिखा हुआ अलग से। इसके बाद अलग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 को बात करते हैं। इन विच बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिबरेटेड अपॉन? ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो बनाया है, और कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली deliberated upon the Indian constitution. And the 50th and the last question, the nature of constitution imbibed, the nature of Indian constitution imbibed the right to what? यहाँ पर भी वो आंसर आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड इसने यूज किया हुआ है, टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट कास्ट क्लासेस एंड कम्युनिटीज कम टुगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब फॉर अनदर इट सॉट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब हमेशा यहाँ पर एक शब्द से आता है, दैट इज इक्वालिटी। कि आप सभी को इक्वल स्टेटस देना चाह रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो यही तो बोल रहा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, दैट इट इम्बाइब्ड विच राइट, इट इम्बाइब्ड राइट टू इक्वालिटी। क्लासेस, आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, आप सभी को एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में एक शेयर्ड राइट देना, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। एंड दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2024 CUET हिस्ट्री डोमेन पेपर। आई होप यू मस्ट have liked it or dare if you seriously do so, so please don't go without liking the video। थोड़ा बहुत हाँ बीच में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, थोड़ी वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो गई है क्योंकि कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट इवेंचुअली वी फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड। जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी है, जब तक कंफ्यूजन नहीं होगी तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी यार। ठीक है, अगर मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ तो आप देखिए आपको कितना जरूरी है फैक्चुअली एनसीईआरटीज को पढ़ना। कोई भी डाउट हो, किसी तरीके का कोई भी डाउट हिस्ट्री डोमेन से रिलेटेड, देयर आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। Won't charge anything, you just call our number, ask your doubts, and I'm always there to help you out, even if you are the student or not the student of Edu Preparator, doesn't like it bother us। The only thing which is required is कि हम किसी भी मैनर में अगर आप लोगों की हेल्प कर पाए, आपका एग्जाम अगर निकल पाए बिकॉज ऑफ अस, दैट वुड बी एन ऑनर फॉर लाइक आवर टीम। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए काइंडली गो फॉर द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। थैंक यू।